गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर पुनीत पुरी फ्रॉम कानपुर आज आपके पास फिर उपस्थित है ट्रीटमेंट ऑफ सूडोसिस्ट को डिस्कस करने के लिए। लास्ट वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया कि सूडोसिस्ट कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि इनका इलाज क्या है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि सूडोसिस्ट बहुत बार तो अपने आप से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो सूडोसिस्ट 6-8 हफ्ते के बाद भी बने रहें, उनका साइज कम ना हो और वो सिम्टम्स दे रहे हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के या अर्ली गैस्ट्रिक सेटाइटी के, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग होना या जल्दी से पेट भर जाना, ऐसे लक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे सिस्ट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट। पहले बहुत बार लोगों ने अल्ट्रासाउंड की मदद से उस सिस्ट के फ्लूइड को सिरिंज से एस्पिरेट करने की कोशिश की, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप एक बार सिरिंज से उस फ्लूइड को एस्पिरेट कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैनक्रियाज की जो डक्ट है, पैनक्रियाज की जो नली है, मोस्टली उसके साथ कम्युनिकेशन बना होता है सिस्ट का कि जो रस पैनक्रियाज ने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आंत में डिलीवर करना था, वो रस अब पैनक्रियाज की नली से लीक हो रहा है और वो सिस्ट को फ्लूइड भर रहा है उसमें। तो एस्पिरेशन इज नॉट ए ट्रीटमेंट। तो हमें इस सिस्ट को अंदर आमाशय के साथ जोड़ लगाना पड़ता है। तो स्टमक के साथ सिस्ट का जो कम्युनिकेशन है खुद बनाते हैं हम लोग लैप्रोस्कोपिक से, दूरबीन विधि से। स्टमक के अंदर कट लगाया जाता है, होल बनाया जाता है और स्टमक की दीवार और सिस्ट की दीवार का एक डिस्क जो है वो हटा लिया जाता है। ऐसा करने से जितना भी कलेक्शन पैनक्रियाज की डक्ट से सिस्ट में होना था, अब वो स्टमक में डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है। तो फूड को डाइजेस्ट करने का जो काम था पैनक्रियाज का, वो इस तरह से पूरा होता है। इसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। कभी कभी जो सिस्ट हैं वो स्टमक के पीछे ना होके ये आंतों के पास होते हैं, बड़ी आंत के पीछे से निकलते हुए छोटी आंत के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सिस्ट को छोटी आंत में ड्रेन कर देते हैं, मतलब सिस्ट और छोटी आंत का जोड़ खुद से बनाते हैं स्टिचिंग करके। ये काम भी लैप्रोस्कोपी से हो जाता है। इसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सिस्टोजेजुनोस्टमी। अब ये है कि ये डिपेंड करता है कि सिस्ट की लोकेशन कैसी है उसके ऊपर। जो स्टमक के आसपास, उनको स्टमक में ड्रेन कर दिया, जो छोटी आंत के आसपास, उनको छोटी आंत में ड्रेन कर दिया। बहुत बार आज के प्रेजेंट एरा में ये डिबेट आ जाती है कि डॉक्टर साहब क्या ये काम एंडोस्कोपी से भी हो सकता है? तो आंसर इज यस। ये जो सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी, सिस्टोजेजुनोस्टमी, ये एंडोस्कोपिक मेथड से भी हो जाता है, लेकिन कई बार स्टमक और सिस्ट अगर आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, उनकी दीवार आपस में नहीं जुड़ी हुई, सिस्ट थोड़ा सा दूर है, तो आप समझिए ना कि अगर एंडोस्कोपी की मदद से करना चाहेंगे तो सिस्ट का कंटेंट लीक हो जाएगा, स्टमक में नहीं आएगा। दूसरी बात, सिस्ट की दीवार इतनी मोटी है कि एंडोस्कोपी से उसको पंक्चर कर पाना कठिन हो रहा है। तीसरा, उस दीवार के अंदर मोटी मोटी खून की नसें भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो एंडोस्कोपिक मेथड करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। सो देयर आर इंडिकेशंस कि जो सिस्ट बहुत अच्छे से स्टमक के साथ चिपके हुए हैं, उनको आप एंडोस्कोपिक ड्रेनेज कर सकते हैं सिस्ट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें बाकी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ब्लड वेसल्स तो नहीं है, क्या सिस्ट की दीवार बहुत अननेसेसरली ज़्यादा मोटी तो नहीं है, या फिर स्टमक से दूर तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को लेप्रोस्कोपिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी करना ही मुनासिब रहता है। तो पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बाद पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है। पेशेंट नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन आमतौर पे 48 आवर्स के अंदर घर चले जाते हैं एंड दे रिज्यूम ऑल देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़। जो खाना खाने के बाद पेशेंट इमीडिएटली, जिसको लगता था कि पेट भर गया है या वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही है, वो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी रिजॉल्व हो जाती है। पेशेंट अपना भर पेट खाना खा सकता है और उसको किसी भी प्रकार का नौशिया वॉमिटिंग का सेंसेशन नहीं रहेगा और एनर्जी फील करता है।
और जल्दी से जल्दी अपने काम पे रिटर्न हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट ऑफ सूडोसिस्ट के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।